इनफैक्ट लेट्स टेक एन अपडेट फ्रॉम शवाला फर्स्ट और फिर हम अपने बाकी गेस्ट की तरफ आते हैं। शवाला, बताइएगा कि क्या सूरत हाल है और बाकियात मिलने की बात हो रही है, फोरेंसिक्स में काफ़ी टाइम लगता है, बॉडीज़ कितनी आ चुकी हैं अब तक, और बॉडीज़ का भी सिलसिला हमें पता चल गया है कि अब वो कोई भी प्रॉपर अगर 88 लापता हैं और उसमें से 67 आए हैं तो अभी भी 11 का डिफरेंस तो आ रहा है ना। और हमें कैसे पता है कि 67 आए हैं? मतलब पूरी होल बॉडीज तो उस तरह कितना है नहीं। शवाला, आप बताइएगा। 21 का। देखिए, यकीनन एक बहुत बड़ा सानिया है कराची के लिए, और अब तक की जो अपडेट है हमा उसके मुताबिक जो 67 रिमेन्स हैं वो प्रोसेस हो चुके हैं, और उसमें 17 अफराद की जो लाशों की शनाख्त है वो हो चुकी है। 6 जो लाशें थी वो काबिल शनाख्त थी, और 9 लाशों की जो शनाख्त है वो DNA से मुमकिन पाई है। एक की शनाख्त CNIC से हुई थी और एक की लॉकेट से उसके फैमिली मेम्बर ने उसके रिमेन से जो शनाख्त है वो की थी। और हम ये देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में जो इंसानी बाकियात हैं वो अब भी प्रोसेस हो रहे हैं, वो मौजूद हैं, लेकिन जो उनके DNA सैंपल लेना है वो भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। वो इसलिए भी है क्योंकि जो हड्डियां हैं वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी हैं, टूट चुकी हैं, तो उनकी वजह से उनका DNA सैंपल लेना वहाँ से काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। एक तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा ये भी बताऊँ कि वहाँ पर सर्चिंग ऑपरेशन के दौरान काफ़ी ज़्यादा जो मिसहैंडलिंग थी वो भी हुई, जिसकी वजह से जो बहुत ज़्यादा जो हड्डियाँ थी वो मिक्स हुई आपस में, काफ़ी ज़्यादा टूटी भी, जिसकी वजह से जो है वो अभी काफ़ी मुश्किल है उन DNA का। एक चीज़ मैं यहाँ पर समझाना चाहती हूँ कि जिस तरीके से अगर कोई एक DNA सैंपल भेजा जा रहा है लैब में, तो यानी वो एक टिश्यूज़ के साथ दूसरा गोश्त अगर मिला हुआ है तो वो एक DNA सैंपल में काउंट नहीं हो रहा, बल्कि उससे वो मल्टीपल DNA उसमें मौजूद है। तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है, DNA जो है वो मिक्स हो रहा है और इट विल टेक टाइम। लेकिन अब तक जो है वो 9 जो अफराद हैं उनकी लाशों की शनाख्त DNA से मुमकिन जो है वो पा चुकी है, लेकिन अभी भी इस प्रोसेस में पूरा टाइम लगेगा। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। जो फैमिलीज है वो बहुत परेशान है, वो अपने प्यारों के लिए, क्योंकि अगर टोकरियों में भर रहे थे हड्डियां, और वो भी दुकानदार भर रहे थे। जो वीडियोस हमारे तक पहुंची हैं उसमें कोई रेस्क्यू एहलकार नहीं है जो लोगों की बाकियात जमा कर रहा है। बाकियात भी लोग आवाम खुद जमा कर रहे हैं। मतलब इतने रोने धोने और इतनी आहोजारी के बाद अगर रेस्क्यू ऑपरेशन का ये हाल है तो फिर कहाँ जाके लोग ऑब्वियसली फिर एक्सपेक्टेशन क्या रखी जाए? वो जब एक तश्तरी में पंखे की जाली में हड्डियां जब जमा कर रहे थे तो ज़ाहिर है हड्डियां मिक्स भी हो रही हैं। सो क्या आप सोचा है जिन लोगों की हड्डियों के जरिए शनाख्त हो रही है उनकी तमाम हड्डियां इकट्ठी करके दफनाने के लिए दी जाएंगी लवाहिकीन को, कोई एक हिस्सा दे दिया जाएगा? मतलब व्हाट्स नेक्स्ट? बड़ा मुश्किल सवाल है। इन्होंने किया होगा। देखिए, मैं आपको ये भी बताऊं कि जैसे जो आग जब लगी थी उस दौरान जो टेम्परेचर था वो 800 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया था। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं, बहुत सारे लोग तो उसमें ऐसे भी शामिल थे जो अपर फ्लोर पे थे। उनकी जो अमवात रिपोर्ट हुई है वो सबसे पहले तो कार्बन मोनोऑक्साइड की इनहेलेशन से हुई है, उसके बाद उनकी जब हालत गैर हुई, उसके बाद जो वो आग पूरे ऊपर तक पहुँची। इसके साथ ही जो अभी ज्वाइंट फैसला है वो ऐसा कोई लिया नहीं गया, रिमेन्स पर काम किया जा रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि जो भी रिमेन्स है, क्योंकि जो फैमिली मेम्बर्स है वो चाहते हैं वो किसी एक बॉडी पार्ट पर नहीं मुतमईन होंगे। ऑब्वियसली वो चाहते हैं कि तमाम तर बॉडी पार्ट्स हमें हमारे प्यारों के मिले, लेकिन मुश्किल ये आ रही है कि अगर किसी एक बॉडी पार्ट से कोई रेफरेंस DNA मैच भी करता है, लेकिन हम बाकी बॉडी पार्ट्स हम कहाँ ढूंढेंगे? तो अभी कोई ऐसा ज्वाइंट फैसला नहीं लिया गया इस हवाले से, क्योंकि DNA आपस में बहुत मिक्सड है। तो अभी इस पर काम हो रहा है। बाकी जो पर्सनल बिलोंगिंग्स है लोगों की, उसके जरिए भी जो फैमिली आइडेंटिफिकेशन अगर कर सकती है तो वो भी उसमें मुमकिन हो सकती है। कहाँ पर उनकी लास्ट लोकेशन देखी गई थी, कहाँ पर लास्ट उनसे बात की गई थी, किस वक्त वो मौजूद थे कहाँ पर, तो इन सब चीज़ों से भी, इनकी मदद से भी बहुत सारी जो एक फाइंडिंग्स हैं वो मुमकिन हो सकती है। लेकिन DNA सैंपलिंग्स पे अभी तक जो काम है वो जारी है, और अभी तक सर्च ऑपरेशन आज भी इस मराहिल में दाखिल है कि अभी भी थैंक यू शवाला। बैरिस्टर राजा खलीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब, आप वफाक के नुमाइंदे हैं। वफाकी वजीर साहब ये कह रहे हैं इस मौके पर जब लिटरली लोगों ने अपने प्यारों को दफनाया तक नहीं है, उनकी बाकियात नहीं मिल रही हैं। मतलब अगर 88 है तो 21 का गैप तो वहीं पे है, सिर्फ 67 के रिमेन्स मिले, बाकी 21 कहाँ से मिलेंगे नहीं मिलेंगे? हम अब खुदा न खास्ता अपने ऊपर रख के सोचें तो रोंगटे खड़े हो जाएं। मतलब सोचिए कि क्या ऐसे वक्त में ये सारी गुफ्तगू होनी चाहिए थी जो इन मौज़ूआत को लेकर इस वक्त में हो रही है? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। ये कोई हादसा सानहा अलमिया, कारकर्दगी पे सवालिया निशान, लोगों की आहें सिसकियां, ये सब हम देख रहे हैं। लेकिन इस माहौल में इसमें कोई दो राय नहीं है कि सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए बाकी वक्त पड़ा है। अभी रेस्क्यू रिहेबिलिटेशन इस पे ज्यादा तवज्जो होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है।
लेकिन ये लड़ाई वफाक या सूबे के दरमियान नहीं है। मुस्तफ़ा कमाल साहब ज़रूर वफाकी वज़ीर हैं, लेकिन ये कराची में रहने वाले लोग और जो सियासत को समझते हैं वो सब जानते हैं कि बुनियादी तौर पर ये लड़ाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान है। यहाँ पे वो काफ़ी अरसे से है, वो एक दूसरे पे तनकीद गवर्नेंस को लेकर, इशूज़ को लेकर करते रहे हैं। हमारे इत्तेफाक से दोनों इत्तेहादी हैं, हमें दोनों के लिए एहतराम है, हम दोनों के मैंडेट का एहतराम करते हैं। अभी भी जो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कहा है कि कराची को वफाक के हवाले कर दिया जाए, बिल्कुल वफाक नहीं चाहता कि कराची उसके हवाले हो, या ये कोई मसाइल का हल नहीं है। इस वक्त मोहतरम वजीर आजम की पूरी तवज्जो इस बात पर है कि कराची ने यहाँ पे बोल्टन मार्केट सान्या देखा, बल्दिया फैक्ट्री सान्या देखा, आए दिन यहाँ पे बिल्डिंग्स में आग लगती रही, वकला को जिंदा जला दिया गया इस शहर में बिल्डिंग्स के अंदर। तो आने वाले दिनों में अब ये चीज ना हो, उसके लिए दो चीजें बड़ी अहम है जिस पर वफाक ने जोर दिया है। और मोहतरम वजीर आजम ने जब सूबे के वजीर आला से बात की, उसमें भी उन्होंने ये बात कही कि वफाक आपको अपनी एक्सपर्टीज, अपनी सर्विसेज, अपनी जो ताउन है वो देने के लिए तैयार है। आप ऐसे इकदामात उठाएं कि आने वाले दिनों में इस तरह के वाकयात पेश ना आए। अभी मजहर अब्बास साहब ने बिल्कुल सही बात की कि हम किसी और गुल प्लाजा का वेट कर रहे हैं क्या। तो इस हवाले से वफाक चाहता है कि एक मजबूत, मरबूत और बाइख्तियार इदारा कराची में कायम हो, जिसमें तमाम इदारों की आपस में कोऑर्डिनेशन भी हो, उनको फंड्स की कमी भी ना हो, और फिर वो 4 R's पे काम करे। नंबर 1 रेस्पॉन्स बड़ा क्विक होना चाहिए। नंबर 1 R है रेस्पॉन्स, फिर है रेस्क्यू, फिर है रिलीफ एंड देन रिहेबिलिटेशन। तो ये 4 जब आर्स पे वो मुकद्दरा काम करेगा, उसके लिए मोहतरम वजीर आजम ने खुली दिल से उन्होंने ऑफर की हर किस्म के ताउन के हवाले से। इवन हम मजीद फंड्स दरकार होंगे तो वफाक फंड्स देने के लिए भी तैयार है, लेकिन अब बहुत हो गया, इनफ इज इनफ। अब फिर कोई दोबारा गुल प्लाजा ना हो। एक तो ये इदारा, दूसरा when you say enough is enough, तो क्या इसके बाद आपका क्या प्लान है? मतलब मुस्तफ़ा कमाल साहब ने भी तो यही कहा ना कि इनफ इज इनफ, वो कह रहे हैं कि वफाक के अंडर दे दें। तो क्या वफाक सोच रहा है, या ये MQM की सिर्फ तजवीज़ है, या वफाक ने सिर्फ टेस्ट किया है चूँकि उनका मुतालबा है? मतलब अभी इसमें वज़ीर आज़म का कोई मशवरा शामिल नहीं है इस मुतालबे में, राइट और रॉन्ग? एग्जैक्टली राइट। वजीर आजम देखें, हम सिंध के लोगों की मर्जी, मंशा और उनकी राय का एहतराम करेंगे। सिंध के लोगों ने मेजॉरिटी में जो मैंडेट दिया है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दिया है। इसी तरह सिंध के शहरी इलाकों में कहीं कहीं MQM को भी मैंडेट हासिल है। लिहाजा MQM का मुतालबा उसको आइन के मुताबिक परखा जाएगा कि क्या आइन में इसकी गुंजाइश है या नहीं है। इस वक्त देखें, आइन में किसी सूबे में इमरजेंसी नाफिज करना, गवर्नर राज लगाना, या किसी इलाके को वफाक के अंडर में ले आना, उसका एक पूरा मैकेनिज्म मौजूद है। वो इस तरह नहीं है कि किसी एक बिल्डिंग में आग लग जाए तो आप उसको जवाब बनाकर उस पूरे शहर को वफाक के हवाले कर दें। हाँ, लेकिन उन्होंने एक और बात कही है। देखें, मैं जहां तक समझा हूं मुस्तफा कमाल साहब की बात, वो बुनियादी तौर पर ये कहना चाह रहे हैं, वो ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत पे प्रेशर डालना चाह रहे हैं कि आप लोग कॉम्पिटेंट नहीं है, वफाक ज्यादा कॉम्पिटेंट है, वफाक ज्यादा एफिशिएंट है, वफाक लेकिन अभी इस सामने से पहले राना सना साहब से हमने एग्जैक्टली यही पूछा था। वो कह रहे थे कि हमें तो पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस पे कोई एतराज़ नहीं है। सो क्या एतराज़ है वफाक को, या सिर्फ MQM को एतराज़ है?